हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसके पहले मैंने एसएसटी के क्वेश्चन 34 तक करवाए थे। आज 34 से स्टार्टिंग करनी है हमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो है हमारा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही है। लक्ष्मी लाकड़ा 27 बिकेम द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्थ रेलवेज। तो जो है लक्ष्मी लाकड़ा 27 वर्ष की है, जो कि भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। तो ऑप्शन हमारा होगा मल्ली बी सही है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। दिए गए कथनों में रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने के लिए लक्ष्मी लाकड़ा जो 27 वर्ष की है, भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी, उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू हेल्थ इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ विच फंडामेंटल राइट। भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के एक प्रकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह ऑप्शन हमारा होगा सी सही, लाइफ जीवन। भारत में स्वास्थ्य के अधिकारों को जीवन जीने के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the provision of fundamental right and the directive principles of state policy of India constitution seeks to establish। तो ऑप्शन ए होगा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बी होगा सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सी होगा वेलफेयर स्टेट। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। तो ए राजनीतिक लोकतंत्र, बी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सी कल्याणकारी राज। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इन अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। भारतीय संविधान के भाग 4 में यानी 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है तथा इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व नियम स्थापित करना चाहते हैं। तो ऑप्शन नहीं, तो ए बी सी हमारे तथ्य हैं। राजनीतिक लोकतंत्र, बी है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सी है कल्याणकारी राज्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी सही, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 से 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 124 भाग 2 में उसके सेक्शन में मतलब के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू
इंट्रोड्यूस द मिड डे मील स्कीम। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी होगा तमिलनाडु। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मध्याह्न भोजन योजना भारत में 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम से शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू करने वाला प्रथम राज्य तमिलनाडु था। सितंबर 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण 2021 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक स्तरीय सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों गर्म पके भोजन का वितरण किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड एंड implemented various schemes for attaining sustainable development goals. Which of the following SDG is being addressed by mid-day meal scheme? सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, गोल 2 दूसरा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हुई तो भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व क्रियान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत वह सतत विकास लक्ष्य 2 को पूरा करने की कोशिश कर रही है। सतत विकास से तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए जिससे प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम क्षरण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। द परचेज ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंसेज। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य। तो हमारा ऑप्शन होगा बी सही, टू अप्राइज स्टूडेंट perceptivity and ability to understand and contact their learnings with lived realities। तो विद्यार्थियों ने ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने का आंकना। तो इसी व्याख्या करते हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन का निम्नलिखित उद्देश्य है। शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया देना और उनके लिए मानक निर्धारित करना ताकि वे बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त कर सकें। विद्यार्थियों की ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना। नेक्स्ट है, अपने आसपास में होने वाली विभिन्न घटनाओं को विस्तार से समझना। नेक्स्ट है, समीक्षात्मक जांच कर उस पर प्रश्न करते हुए विद्यार्थियों में आलोचनात्मक जागरूकता का संवर्धन करना। नेक्स्ट है, शैक्षिक योजना के बारे में विश्वसनीय निर्णय लेना। नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं को आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following question assess the analyzing skill of learners? निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करते हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा बी सही, climate of Sahara Desert is hot in the time. Even then people wear heavy robes. सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारणों व उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही था, बी और सी भी सही। प्रेजेंट डे सहारा यूज्ड टू बी अ लूज ग्रीन प्लान हो। How could you examine the truthfulness of this agreement? आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था। इस तर्क
की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? हमारा ऑप्शन है बी और सी सही। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में एक बच्चा ज्ञान से संबंधित होता है और इसलिए वह निर्माण करना, मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, समझना और याद रखना सीखता है। विश्लेषण में दी गई सूचना के बीच स्वरूपों और संबंधों की पहचान करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसलिए एक अधिगमकर्ता द्वारा निम्न प्रश्नों से उसके विश्लेषण कौशल का आकलन किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। तो ऑप्शन बी हमारा सही था। सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है और तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? सी ऑप्शन सही है। आज का सहारा कभी हरा भरा हुआ करता था। इस तरह की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एसेज अप्लाइंग स्किल ऑफ द लर्नर? निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्तियों को प्रयोग में लाने की कौशल का आकलन करते हैं? तो ऑप्शन बी और सी हमारा सही है। देख लेते हैं। हाउ टू पीपल मॉडिफाई देयर इन्वायरमेंट? गिव एग्जाम्पल फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। तो व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू हेल्प स्मॉल फार्मर्स व्हेन दे गेट इनटू डेब्ट? डिस्कस। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए। तो ऑप्शन बी और सी हमारा सही होगा। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। ब्लूम द्वारा वर्णित टेक्सोनॉमी में 3 क्षेत्रों की व्याख्या की गई है। 3 क्षेत्र की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र भी आता है। इस क्षेत्र में मानसिक कौशल शामिल होता है, जिनमें अधिक के 6 स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें ज्ञान, सक्षम, अनुप्रयोग, प्रयोग में लाना, विश्लेषण, संश्लेषण व मूल्यांकन आते हैं। अतः अधिगमकर्ता के संप्रत्तियों को प्रयोग में लाने अनुप्रयोग के कौशल का आकलन निम्न प्रश्नों की सहायता से किया जाता है, जो कि हमारे ऑप्शन बी और सी सही थे। मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से अनुप्रयोग प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन किया जा सकता है। अनुप्रयोग कौशल नई और विभिन्न स्थितियों में सूचना के उपयोग की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूब्रिक्स। रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। तो ऑप्शन ए है, दे एडेड रियल एबिलिटी टू असेसमेंट। ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ावा देते हैं। बी है ऑप्शन, दे इंक्रीज ट्रांसपेरेंस इन असेसमेंट। ट्रांसपेरेंसी, ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही है। दे डिक्रीज सब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट। ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। की हम व्याख्या करते हैं। रूब्रिक्स विद्यार्थी के आकलन के लिए एक दिशा निर्देश है। मूल्यांकन से पहले उन्हें छात्रों को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट किया जाता है। प्रभावी रूब्रिक्स विद्यार्थियों को इस बारे में पारदर्शिता प्रदान करते हैं कि उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, आकलन पर क्या अपेक्षा की जाए और सीखने में अगले कदम प्रदान करें। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। हमारा फर्स्ट है, यह छात्रों के प्रदर्शन को भिन्न भिन्न श्रेणियों में आकलन करने हेतु वर्ग विभाजन हेतु तथा समग्र पदक्रम के अंकन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये नेक्स्ट है, ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है। ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देता है और ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोजेक्ट वर्क द असेसमेंट कैन बी डन थ्रू। एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही है, बी भी सही है। ओरल
ओरल प्रेजेंटेशन के मौखिक प्रदर्शन द्वारा, और बी है रिटन रिपोर्ट, लिखित रिपोर्ट के द्वारा। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो किसी भी परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में परियोजना का सतत अनुश्रवण मूल्यांकन एक आवश्यक गतिविधि है। परियोजना कार्य में आकलन मुख्यतः दो रूप में किया जा सकता है। फर्स्ट है मौखिक प्रदर्शन द्वारा, दूसरा है लिखित रिपोर्ट द्वारा। यह दोनों एक ही परियोजना कार्य के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उस जानकारी की व्याख्या और उपयोग है जो उसके इच्छित उद्देश्य के लिए एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड एज अ सेकेंडरी सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय स्रोत के रूप में माना जाता है? तो आप ऑप्शन ए, बुक रिव्यू पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सूचना सामग्री और संगठनात्मक स्तर के दस्तावेज के आधार पर 3 स्रोत बताए गए हैं। प्राथमिक स्रोत है, द्वितीय स्रोत, तृतीय स्रोत। द्वितीय स्रोत में सूचना को एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित और संगठित किया जाता है। द्वितीय स्रोत के अंतर्गत समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, सार सेवाएं, अनुक्रमण सेवाएं, प्रगति की शिक्षा, ग्रंथ, मोनोग्राफ आदि आते हैं। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे कमेंट भी हमें लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।